मेरा नाम गीतांजलि गणेश राव पेकमवार है। आप डेटा एनालिटिक्स डोमेन में आप कैसे हैं? वीडियो की जहाँ पे बताया जा रहा था कि व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स। फ्रेशर्स क्या मिस्टेक करते हैं जॉब अप्लाई करने के पहले, इवन स्किल सीखते समय भी? तो फ्रेशर्स मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं कि एंडलेसली ट्यूटोरियल्स देखना। पहला इंटरव्यू कॉल आपको मिला, उसके बारे में हमें बताइए। निगेटिविटी भी फील हो रहा था कि अरे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहे हैं। सेल्फ स्टडी आपने स्टार्ट किया था, कितने मैंने आपने लर्न किया और उसके बाद आपने फिर एक्शन कैसे लिया? तो मैंने लर्न करना स्टार्ट किया था सितंबर 2024 में। तो सेकंड ऑप्शन ये था कि अगर तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारी अल्टीमेटली शादी हो जाएगी। इंटरनेशनल कंपनी में आपने जॉब कैसे क्रैक की, किस तरह के राउंड हो गए और सिलेक्शन में क्या चैलेंजेस आपको नजर आए? तो इस कंपनी के इंटरव्यू के टोटल 4 राउंड्स थे। इस राउंड के लिए मेरे लाइक मैनेजर एंड जो HR टीम है वो साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके इंडिया में आए। एवरेज सैलरी इंडिया में क्या मिल सकती है अगर मैं जूनियर डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, मैं टूल सीखूंगा और मैं जॉब क्रैक करूंगा तो मुझे क्या पैकेज मिल सकता है? दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े शहर से होना ज़रूरी है, बड़ी कॉलेज डिग्री होना ज़रूरी है या फिर बड़ा बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से भरी जाती है। और ऐसी एक कहानी आज आपके सामने है, ऐसे एक लड़की की कहानी जो कि Tier 3 सिटी से बिलोंग करती है। मराठी मीडियम से उनका पढ़ाई हुआ है और Tier 3 सिटी से BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्होंने ली थी, वो भी बस नाम के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो एक इंटरनेशनल कंपनी में जूनियर डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल पे जॉब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी Tier 2 या Tier 3 सिटी से हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि भाई डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है, ये सारे सवालों के जवाब आज की इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इंस्पिरेशनल स्टोरी जानने के लिए तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। गीतांजलि, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करते हैं, आपकी कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि आप Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हो और हमारी ज़्यादातर ऑडियंस Tier 2 Tier 3 सिटी से। तो आपकी जर्नी ज़रूर वो जानना चाहेंगे कि भाई आपने पढ़ाई कैसे की, फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स डोमेन में आप कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आपकी कहानी हमें बताइए। तो सबसे पहले मेरा नाम गीतांजलि गणेश राव पेकमवार है। मैं बिलोंग करती हूँ एक महाराष्ट्र के छोटे से डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में से। मेरा तालुका है धर्माबाद। मैंने मेरा 10th तक का एजुकेशन कंप्लीट किया है मराठी मीडियम में। फिर मैंने अपनी 12th कंप्लीट किया लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट्स में। तो कंप्यूटर साइंस, जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ थोड़ी देर पहले, वो नाम के लिए डिग्री थी, आपने प्रोग्रामिंग कुछ सीखा नहीं था? यस, तो कंप्यूटर साइंस नाम के लिए सब्जेक्ट था, बट एक्चुअल मैंने कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग कॉलेज टाइम में बिल्कुल नहीं किया था। तो मतलब IT का बस आपको टैग लग गया था, लेकिन आपको IT का कुछ भी पता नहीं था बिल्कुल जब ये आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था? यस। सो उसके बाद हमें बताइए। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2024 में। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। एक तो मास्टर्स करना, जो कि हमारे गांव में अवेलेबल भी नहीं था, एंड फाइनेंशियली हम लोग इतना भी स्ट्रांग नहीं थे कि मेरी फैमिली मुझे कहीं बाहर सिटीज़ में भेजे। तो सेकंड ऑप्शन ये था कि अगर तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारी अल्टीमेटली शादी हो जाएगी। फाइनल वही रहता है। फाइनल ऑप्शन यही होता है कि हाँ, बिकॉज तुम लड़की हो तो तुम्हारी शादी ही होनी है। यस। तो फिर आपके दिमाग में था कि फिर मैंने इतनी पढ़ाई करी क्यों? हाँ। शादी तो करनी है और घर में जाकर फिर बर्तन तो मांजने हैं। यस, बिल्कुल। तो ये डिग्री करके हुआ क्या मेरा? बिल्कुल। तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया उसके बाद? तो मैंने सोचा अभी ऑप्शंस लिमिटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकती। तो मेरे पास एक ही प्लस पॉइंट था, जो कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। तो उसने मुझे गाइड किया कि कुछ भी करके तुम्हें पढ़ना है और खुद का कुछ तो करना है। और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आना है तो IT फील्ड में ही आना है। तो मैंने फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है IT फील्ड में वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्च किया, मैंने सेल्सफोर्स सर्च किया कि इनमें कौन सी स्किल्स लगती है, मैं कैसे बन सकती हूँ या कितनी कोडिंग आनी चाहिए, ये सब। बट बिकॉज मैंने जैसे पहले बोला कि मेरी कोडिंग या मेरे ग्रेजुएशन में मैंने एक्चुअली कुछ कंप्यूटर में किया ही नहीं था, ना के बराबर था। तो फिर मैं ऐसे सर्च में थी कि जहाँ पे कुछ लिमिटेड कोडिंग हो बट नाम IT का ही रहे। राइट। तो फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं एक वीडियो मेरे सामने आया कि जहाँ पे बताया जा रहा था कि व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स।
and how a fresher or one person can enter into this field. सो आपने डेटा एनालिस्ट का वो रोड मैप देख लिया Yes. एंड देन यू फिगर आउट कि अब ये डोमेन मेरे लिए सही है। Yes. तो उसके बाद आपने उसके जो स्टार्ट किया, मतलब अभी कोई भी डोमेन में जाने के लिए पहले स्किल एक्वायर करने पड़ते, तो वो आपने कैसे किए उसके बारे में बताइए। कौन से टूल्स आपने कैसे सीखे, स्टेप बाय स्टेप उसकी जर्नी हमें बताइए। सो जैसे मैंने वो वीडियो देखा कि डेटा एनालिटिक्स के लिए ये स्किल्स लगते हैं, लाइक SQL, पावर BI, एक्सेल, पाइथन। तो इसके अलावा लाइक मुझे ये फील्ड क्यों अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे जो इम्पैक्ट जो हम जनरेट करते हैं एंड जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस या बड़े स्टेक होल्डर जो अपना बिजनेस डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये की जॉब लगा आपको, ये की जॉब रोल है कि भी यार जिसके Yes. डिसीजन लिए जा सकते हैं Yes. बिजनेस में। मतलब हम जो भी काम करें उसका एक्चुअल इम्पैक्ट दिखेगा, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो इसलिए मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया, मैंने टूल्स क्या क्या लगते हैं, कैसे स्किल्स पढ़ना है, मैंने सब सर्च किया। तो आपने ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे किया, Yes. जो कि आपका ग्रेजुएशन वो Tier 3 सिटी से, जो भी आपने बताया आपके गांव से पढ़ाई चालू Yes. की, अपने गांव भी बोल सकते हैं अभी, क्योंकि वहाँ से आपने पढ़ाई चालू की और ऑनलाइन ही सब कुछ रिसर्च आपने किया। यस। और फिर आपने किस तरह से, मतलब पहले कौन से कंटेंट को सीखा, कंज्यूम किया, उसकी प्रैक्टिस कैसे की, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो सबसे पहले तो जैसे मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो मैं ये चीज़ें सोचने लगी कि क्या मैं पे आफ्टर प्लेसमेंट ऐसे कुछ कोर्सेस वगैरह लूँ जिससे मतलब जॉब की गारंटी हो सकती है। तो जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग चलती रहती है यूट्यूब पे बहुत सारा। राइट। जो फ्रेशर्स है, बिगनर्स है, वो ये सब चीज़ें देख के ही लाइक उनको समझ में आता है कि ऐसे हम बन सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 20 इंस्टीट्यूट से लाइक कांटेक्ट किया, मतलब उनके करिकुलम्स वगैरह देखे, सब कुछ जाना कि एक्चुअल फील्ड में है क्या। बट फिर मुझे पता चला कि वो लोग 6 to 8 मंथ तक तुम्हें और टूल्स ही सिखाएंगे, फिर 1 मंथ तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन लेंगे। तो इवन वहाँ पे गारंटी भी नहीं है, वो नाम के लिए है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट। ऐसे मोस्ट ऑफ द स्कैम्स ही होते हैं जो कि फ्रेशर्स इसमें अटक जाते हैं। लेकिन फिर मैंने सारे करिकुलम्स देख लिए, फिर मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम 8 to 10 मंथ्स, मैं खुद अपना एक रोड मैप डिसाइड करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं सीखना स्टार्ट कर दूँगी। तो आपने खुद का रोड मैप डिसाइड कर लिया, फिर लर्निंग स्टार्ट किया, और लर्निंग के लिए आपने कौन कौन से चैनल्स फॉलो किए या कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज फॉलो किए, वो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। तो मैंने सीक्वल पढ़ने के लिए अंकित बंसल सर का मैंने चैनल फॉलो किया। मैंने एक्सेल सर, आप ही से मैंने एक्सेल सीखा है। इवन चंदू चैनल, वो भी। फिर सेकेंडली पावर BI के लिए स्किल्स के लिए मैंने आपका चैनल यूज़ किया। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने लर्न विद गिग्स। फिर पाइथन के लिए मैंने कोड विथ हैरी, वो चैनल मैंने यूज़ किया। तो ऐसे अलग अलग चैनल्स आपने फॉलो कर लिए उसमें। ओके, ग्रेट। सो मतलब आपने प्रॉपरली कंसिस्टेंटली रोड मैप डिज़ाइन किया, आपने कंटेंट ऑलरेडी देख ली कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और जो कि ऑलरेडी आपने जैसे कहा कि वो सारे कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको फिगर आउट करना है कि यार मैं इसे कैसे कंज्यूम करके कैसे उसको आउटपुट निकाल सकता हूँ। दैट इज़ ग्रेट। सो एक सेल्फ स्टडी आपने स्टार्ट किया था। चलो ठीक है, आपने स्टार्ट किया, लेकिन इसकी जर्नी आपने स्टार्ट की, कितने महीने आपने लर्न किया, और उसके बाद आपने फिर एक्शन कैसे लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग टूल सीख तो लेते हैं लेकिन उन्हें प्रेजेंट करने नहीं आता है कि उनको पता है। जैसे आपको लोगों को कैसे पता चलेगा, रिक्रूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई आपको कोई टूल आता है? तो उसके बारे में हमें बताइए कि आपने उस टूल को प्रेजेंट कैसे किया, कहाँ पे किया? तो मैंने लर्न करना स्टार्ट किया था सितंबर 2024 में। मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन वही मतलब टूल्स में हम गुम हो जाते हैं कि ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ट्यूटोरियल्स करने हैं, बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है। बट ये सब लूप में हम फंस जाते हैं, हम ट्यूटोरियल्स के ही लूप में फंस जाते हैं, बट एक्चुअल उस प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं करते। तो यहाँ पे मेनली फ्रेशर्स मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअल मैंने स्टार्ट किया जनवरी 2025, तब मैंने डिसाइड किया था मतलब कि पहले आप लूप में घूम रहे थे, कहीं ये वीडियो आ गया, ये अच्छा लग रहा है, देख लो, ये अच्छा आ रहा है, किसी ने ये कहा कि यार डेटा साइंस का ये प्रोग्राम देख लो या ये कर लो, एंड देन यू रियलाइज कि यार यहाँ पे तो कहीं पे एंड ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो 3-4 महीने आपके गए, सितंबर से जनवरी। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप कुछ सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। Yes. तो मैंने डिसाइड किया कि अब सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। रैंडम लर्निंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू समवेयर। राइट। सो मैंने फिर जनवरी 2025 से स्टार्ट किया कि मुझे एक स्किल
एट अ टाइम एक स्किल सीखना है। मैं अगर सीक्वल सीख रही हूँ, मैंने डिसाइड किया कि 1 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है, मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए। ऐसे ही मैंने पावर BI, पाइथन और एक्सेल सारे के प्रोजेक्ट बनाए। इवन मैंने ऑलमोस्ट 25+ प्रोजेक्ट्स बनाए जिनको मैंने लिंक्डइन पे शो किया, लिंक्डइन, गिटहब, जहाँ पे मैंने शो किया। मैं लाइक एवरीडे मैं जो भी सीखती थी, जो भी न्यू चीज़ें सीखती थी, उसको मैं शो करती थी ताकि रिक्रूटर्स को पता चले, हमारे रिलेवेंट फील्ड के लोगों को पता चले। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो भी आप सीख रहे हो ना, उसको आप प्रेजेंट करो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको समोसे बनाने आते हैं, गांव के खेतों में बेचोगे तो कौन कभी खाएंगे। सो यू नीड टू प्रेजेंट समवेयर एंड दैट इज़ द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन है, नौकरी है, जहाँ पे आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। सो लिंक्डइन के ऊपर इन्होंने शो किया है। एंड इंटरेस्टिंग बात वही है कि आप कितने प्रोजेक्ट करते हो। इन्होंने कहा कि इन्होंने 25 प्रोजेक्ट किए। यहाँ पे लोग 1-2 प्रोजेक्ट करके थक जाते हैं और फिर उसी को बार बार शोकेस करने लग जाते हैं। यू शुड हैव डिफरेंट डोमेन प्रोजेक्ट्स गाइज, तभी जाकर ये आपका प्रोफाइल का वेटेज बढ़ता है। और वैसे ही इनके केस में और 25 प्रोजेक्ट इट्स नॉट जोक। कितना टाइम लग सकता है आप खुद कैलकुलेट करो। एक प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली सीखना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और उसको फिर प्रेजेंट करना, पूरा लाइव वगैरह अपना गिटहब पे अपलोड करना, इट विल टेक अराउंड मोर देन 5 to 6 आवर्स, राइट, मोर देन दैट। ओके, तो वो उन्होंने किया है एंड दैट इज़ रियली ग्रेट। सो उसके बाद आपने प्रेजेंट किया, फिर आपने अप्लाई भी किया होगा जॉब के लिए। तो आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया और कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली? और फिर आपने इंटर्नशिप, जैसे मैंने लिंक्डइन पे देखा कि पहले आपने इंटर्नशिप भी किया और उसके बाद आपने अभी जॉब भी की, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो जैसे मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था अभी डिसिप्लिन से पढ़ना, बट यहाँ पे भी मुझे ये लगने लगा कि अब मैं कितना मतलब परफेक्ट होने तक का वेट तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब। सो मैंने मार्च में मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब के लिए भी साइड बाय साइड अप्लाई करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैं रिज्यूमे भी बिल्ड कर सकती हूँ एंड एटलीस्ट कुछ तो कहीं से तो अगर कॉल भी आया तो एज अ एक्सपीरियंस इंटरव्यू का मुझे एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ये लूप में भी फंस जाते हैं परफेक्शन के। लोगों को लगता है कि नहीं परफेक्ट हो जाता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ, नहीं तो फिर अप्लाई करके कोई मतलब नहीं। तो इसी चक्कर में वो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो भी उनका होता नहीं है और साथ में एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। अगर वो फेल होने से वो डरते हैं ना, कि उनको लगता है अप्लाई कर दो आधा अधूरा नॉलेज लेके फिर फेल हो जाऊंगा तो क्या करूँगा। तो इससे अच्छा अगर वो अप्लाई करते हो, उससे कुछ एक्सपीरियंस उनको आ जाता है कि भैया एटलीस्ट इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में वो वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक समझना बहुत जरूरी है जो कि आपने एक्शन ले लिया। गुड। सो आगे तो मेनली मैंने नौकरी एंड लिंक्डइन ये 2 प्लेटफॉर्म यूज़ किए। मैं डेली अपने नौकरी का प्रोफाइल अपडेट करती थी। कोई भी लाइक छोटे अपडेट्स करना, आप रिज्यूमे ही अपडेट कर दो या कोई की स्किल्स अपडेट कर दो, मतलब कुछ भी डेली उस पर अपडेट करना ही करना है ताकि रिक्रूटर्स के नज़रों में आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करे, ऊपर आ जाए सर्च में। तो ये नौकरी के लिए करती थी। फिर लिंक्डइन पे मैं हमेशा लाइक ट्राई करती थी कि अर्ली एप्लीकेंट बनूं एंड इवन करियर पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करना, मतलब ज़्यादा एक्टिव आप रहने की कोशिश करो ताकि जैसे जॉब पोस्ट कोई आए तो उसको अप्लाई हो जाए, उसको क्लोज होने के पहले एटलीस्ट अप्लाई हो जाए। बट मुझे एक यहाँ पे पूछना है कि अर्ली अप्लाई के चक्कर में हम लोग कभी कभी ये भी एक गलती करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके साथ होता था? बिल्कुल, ये भी होता था, बट इसको भी मुझे ट्राई करने के बाद ही रियलाइजेशन हुआ कि अर्ली के चक्कर में हम जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मिस करते हैं एंड अपना रिज्यूमे जॉब के अकॉर्डिंग क्राफ्ट नहीं करते। तब फिर लोगों को लगता है कि अरे हमें कॉल ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स एक दिन में अप्लाई करूँगी एंड उसको मैं अपना रिज्यूमे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्राफ्ट करूँगी ताकि एटलीस्ट मुझे कुछ तो रिवर्ट आए। दैट इज़ गुड रिकमेंडेशन। जो आपने एक्शन लिया उसकी वजह से आपको आगे चलकर रिजल्ट मिला। तो ये एक अगेन मैसेज है यहाँ पे कि भाई जल्दी अप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो एंड नया रिज्यूमे बनाओ। हर बार नया रिज्यूमे वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड उससे क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो आपके रिज्यूमे में होते हैं और आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, ATS ट्रैकर में आने का ज़्यादा चांसेस, मतलब स्किप नहीं होगा ATS से। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फिर आगे आपका जो पहला इंटरव्यू कॉल आपको मिला उसके बाद, तो उसके बारे में हमें बताइए। अप्रैल में मुझे एक कॉल आया, ये मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू कॉल था। मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है और ये एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी थी। तो
फिर टेलीफोनिक राउंड हुआ, फिर हमारा टेक्निकल राउंड डिसाइड हुआ, जो कि टेक्निकल राउंड एक्चुअल में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एंड तब मुझे इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इवन स्क्रीन शेयर करके उन्हें एक्सप्लेन करना क्वेरीज वगैरह, तो मुझे लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि आपकी स्क्रीन शेयर करो, एंड सीक्वल के मुझे कुछ क्वेरीज वगैरह करने को कहा था। तो केस स्टडीज़ दिए थे, यस, जो कि डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। बट ये होता है ना कि आप अपना ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी जब दिखाते हो कि नहीं मेरे में है वो पोटेंशियल, स्किल्स भी है, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, ऐसा दिखाते हो अपने सामने, तो फिर वो इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो इम्प्रेस हो जाता है और मतलब खुद से अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो समटाइम्स यू डोंट नो द आंसर, बट एटलीस्ट आप दिखाओ कि यार मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो जुगाड़ लगा रहे हो, मैं ये क्लाउज यूज़ कर रहा हूँ, मैं हैविंग यूज़ करूँगी, ये करूँगी। सो दे फिगर आउट कि इसको ये सब आता है बट इसको ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने आता है, एटलीस्ट वो समझ जाते हैं। क्योंकि हम फ्रेशर है इसलिए वो पूरा मतलब ज़्यादा भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट बेसिक थिंग्स वो तो आना ही चाहिए, वो नॉन नेगोशिएबल है। एग्जैक्टली, सो यू क्रैक दैट मीन्स। तो वहाँ पे इवन उन्होंने मुझे फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ, फिर सेकंड टेक्निकल राउंड डिसाइड हुआ, जहाँ पे उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि हाँ सेकंड राउंड में हम पूरा सीक्वल पे फोकस करने वाले हैं। तो उन्होंने खुद से ही मुझे सीक्वल बोल्ट करके वेबसाइट है जो मुझे उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ से प्रैक्टिस करो, एंड 3 दिन बाद तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, एंड फिर वो भी क्रैक हो गया, सेकंड इंटरव्यू। ओके, एंड फिर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। सो टेल मी अबाउट दैट इन डिटेल। सो इंटर्नशिप मैंने की है अराउंड 6 months, एंड इट इज पेड इंटर्नशिप, राइट? यस। What they are paying for that paid internship? So for that paid internship they were paying me 20,000 per month. Okay, 20,000 per month. So after internship, like उन्होंने आपको वहाँ पे उसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी दी थी या फिर उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के बाद नहीं, बिकॉज ये एक स्टार्टअप कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, वहाँ पे लर्निंग का एक्सपोजर मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला। इवन विद इन अ फ्यू मंथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग का एक्सपोजर मिला डिफरेंट टूल्स पे, बट वहाँ पे फुल टाइम नहीं हो पाया। सो वो प्रोजेक्ट आपने मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया। एंड टेल मी अबाउट योर करंट जॉब नाउ, आफ्टर इंटर्नशिप यू गॉट द करंट जॉब, लाइक उसके बारे में उसकी जर्नी बताइए, क्योंकि वो जर्नी जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताइए ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि भैया एक इंटरनेशनल कंपनी में आपने जॉब कैसे क्रैक की, और वो भी सुनने के लिए वो इंटरेस्टेड रहेंगे। सो अक्टूबर में मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया था, बट मुझे पता था कि ये परमानेंट नहीं होने वाला है, तो मैंने पहले ही फुल टाइम जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। बट फिर से मैं लाइक जॉब हंटिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन ये चीज़ों से दूर आ गई थी, तो मैं रैंडमली अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, बिकॉज आप जॉब के साथ साथ अप्लाई कर रहे हो तो उतना टाइम नहीं दे सकते हो, इसलिए रैंडमली अप्लाई करना। फिर थोड़ा सा निगेटिव एंड ऐसे निगेटिविटी भी फील हो रहा था कि अरे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने लाइक एक अपॉर्चुनिटी थी गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मेरा लाइक था प्लान कि भाई इसके लिए भी ट्राई करना है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन मेरे रिज्यूमे पे दिया मैंने कि भाई फोकसली मैं जो गूगल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अच्छे से अपना रिज्यूमे क्राफ्ट करती हूँ। एंड फिर उसका लाइक कुछ ही दिनों में रिजल्ट आया कि मेरा रिज्यूमे उस प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो एक मोटिवेशन आया कि भाई फिर से कि मैं गूगल जैसे कंपनीज के प्रोग्राम के लिए मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, ओनली बिकॉज कि आपने स्ट्रैटेजिकली अपना रिज्यूमे क्राफ्ट किया, ऐसे रैंडमली अप्लाई नहीं किया। रैंडमली अप्लाई नहीं, यस, रैंडमली अप्लाई कर रहे थे एंड डिमोटिवेट हो गए। यस, ओके, यस। एंड देन यू गॉट आइडिया कि अब ये रिज्यूमे थोड़ा सा मुझे हमेशा अपडेट करना चाहिए। इवन मैंने डिसाइड किया मैं जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रही हूँ उसका डोमेन जान लूँ, एंड जैसे मैंने पहले ही कहा कि 25+ प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए, तो हर एक कंपनी का डोमेन के अकॉर्डिंग मैं अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करती थी, जिसके कारण लाइक ये इस कंपनी में भी मेरा जो शॉर्टलिस्ट हुआ रिज्यूमे उसमें भी लाइक ये एक वन ऑफ द मेन फैक्टर था। ओके, तो ये कंपनी जो है आपकी करंट कंपनी, उसका डोमेन और उसके बारे में बताइए मुझे। तो मेरे करंट कंपनी का नाम है ऑस्टल फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली मेरी कंपनी साउथ अफ्रीका में बेस्ड है, इट्स अ मिड साइज कंपनी। तो इस जॉब के लिए भी मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई किया था, ये फार्मास्यूटिकल डोमेन से बिलोंग करती है। और आपने इसके लिए फार्मा से रिलेटेड प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट हाईलाइट किया था अपने रिज्यूमे में। ओके, सो अब मुझे इस जो आफ्टर सिलेक्शन जो आपको इंटरव्यू कॉल आया उसके बाद के इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए
किस तरह के राउंड हो गए और सिलेक्शन में क्या चैलेंजेस आपको नज़र आए, एंड आफ्टर सिलेक्शन फिर उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले हमें इंटरव्यू राउंड्स हैं उसके बारे में। तो इस कंपनी के इंटरव्यू के टोटल 4 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड था टेलीफोनिक राउंड, जिसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी नॉलेज फील्ड के अंदर कैसी है, एंड आपका इंटरेस्ट कितना है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें। तो ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का टेलीफोनिक राउंड था। सेकंड था टेक्निकल प्लस बिहेवियर राउंड, जो कि 30 मिनट्स तक था। तो जिसमें मेरे लाइक टेक्निकल स्किल्स, SQL, पावर BI, एक्सेल, ये सब टेक्निकल स्किल्स टेस्ट किए गए। ये प्रैक्टिकली किए गए, मतलब केस स्टडी देखे कि थियोरेटिकली सब? ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड क्या रहा आपका? फिर एक बिहेवियरल टेस्ट था जो कि MCQ टाइप टेस्ट था, जो कि ओनली आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कितने लेवल पे है, लाइक टैलेंट इंसाइट्स, ये एनालाइज करता है। तो इस कंपनी के प्रोसीजर में ये था इंक्लूडेड। फिर फोर्थ राउंड था फेस टू फेस राउंड। ओके, यस, फेस टू फेस राउंड। ओके, बट यू टोल्ड दैट योर कंपनी इज इंटरनेशनल कंपनी, सो उसके बारे में बताइए। इस राउंड के लिए मेरे लाइक मैनेजर एंड जो HR टीम है वो साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करके इंडिया में आए। तो मेरा लोकेशन डिसाइड किया गया था कि पुणे, सो मेरा इंटरव्यू होगा पुणे में। तो ये लिटरली एक बड़ी चीज़ थी, एंड जो कि इंडिया में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। कोई बाहर कंट्रीज से कोई आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है, तो मेरे लिए भी ये ऑलमोस्ट शॉकिंग थी। एंड दे डोंट हैव एनी लाइक ऑफिस इन द पुणे सिटी, इवन इन द मुंबई आल्सो, राइट? सो दे schedule योर इंटरव्यू इन द पुणे। तो आप भी पुणे में आ गए उस इंटरव्यू के लिए, स्पेशली उनके जो सीनियर हेड है वो भी पुणे में आ गए इंटरव्यू लेने। एंड व्हाट लाइक दे वर आस्क इन दैट इंटरव्यू, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू था जनरली? बाकी सब तो आप सिलेक्ट हो गए थे, उनको बस डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरव्यू लेना था? ऐसा भी नहीं है, लाइक पुणे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था, एंड आई डोंट थिंक सो सारे के सारे सेलेक्ट हुए हैं। मतलब डिसीजन लेने वाला राउंड था। ओह, फाइनल डिसीजन था उनका कि भाई यार ये सिलेक्शन, तो इसलिए फेस टू फेस में ही वो फाइनली सिलेक्ट कर रहे थे। तो इस इंटरव्यू राउंड में बेसिकली अगेन आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, आपने सपोज जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे एक्चुअल इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या था, मैंने इनसाइट्स क्या थे। तो ओवरऑल मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, बिहेवियरल नॉलेज, कंपनी की नॉलेज कितनी है आपको, सो ये सब चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की गई। और आप वो सब पहले से तैयारी करके गए थे? ओके, मैं तैयारी क्योंकि आप ऑलरेडी तो आपने इंटर्नशिप किया, तो आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट का भी बहुत सारा नॉलेज था। आपने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी किए थे, तो अलग अलग डोमेन का नॉलेज था, इवन फार्मा डोमेन का भी था। सो जो हेल्थ केयर का आपने प्रोजेक्ट किया था, एंड दैट्स वाई फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ गया। सो आपका प्रिपरेशन सही था। मैं एंटर जर्नी में देख रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन पे बहुत मेहनत लगाई। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इंटरव्यू राउंड्स कंप्लीट होने के बाद दे ऑफर्ड यू पैकेज, बट अब आप जो टास्क कर रहे हो बेसिकली, आपका जॉब चालू हो गया, तो आपका डे रूटीन क्या रहता है? आपको क्या टास्क दिया जाता है, क्या काम असाइन होता है, और आप किस टीम को रिपोर्ट करते हैं, इसके बारे में बताइए। सो बीइंग अ जूनियर डेटा एनालिस्ट, मेरा फर्स्ट टास्क होता है जो भी डेली चेक्स एंड प्रोसेसेस हैं उनको देखना। एंड अगर मैं किसी प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, तो बेसिकली हमें फर्स्ट काम होता है कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा क्लीनिंग करना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इससे भी पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेनली मेरा रिपोर्टिंग होता है अलग अलग टीम के साथ। लाइक मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की पार्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं आई एम लिमिटेड टू दिस डोमेन ओनली। मेरा काम आता है लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी एंड ऑपरेशंस, सारे डिपार्टमेंट में जितना भी BI रिलेटेड वर्क होता है वो सब हमें ही आपको असाइन किया जाता है। तो आप उन डेटा को लेते हैं, उसके ऊपर से पैटर्न रिकॉग्नाइज करके इनसाइट्स डैशबोर्ड्स बना के उनको प्रेजेंट करते हैं आपके सीनियर्स को। ओके, दैट्स योर मेजर वर्क। बट अभी आपने कहा कि आपने पाइथन भी सीखा था और SQL भी अच्छा प्रिपेयर किया था, तो इन टूल्स का भी यूज़ होता है क्या एज ए जूनियर डेटा एनालिस्ट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड ऑन पावर BI, बिकॉज मैं पार्ट हूँ बिजनेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। सो मेरा 80% काम तो पावर BI में ही होता है। फिर
जैसे लाइक पावर बीआई पे आप काम कर रहे हो, लेकिन जो भी नंबर्स वगैरह रिफ्लेक्ट होते हैं सो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम सीक्वल से डेटाबेस से क्वेरी करके नंबर्स क्रॉस वेरीफाई करना, रीचेक करना। क्योंकि डेटा एनालिस्ट फील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। यहीं पे आपके ऊपर कंपनी का हो गया, मैनेजर्स का हो गया, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप रॉन्ग नंबर्स दिखा रहे हो या शो कर रहे हो विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, सो ये बहुत ही रॉन्ग आपका इम्पैक्ट। हाँ, सपोज आपने एक डिस्टिंक्ट काउंट कर लिया पावर बीआई में, तो यू शुड वेरीफाई दैट डिस्टिंक्ट काउंट सिमिलरली इनटू द एसक्यूएल, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। समटाइम्स कभी मिसिंग हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। यस, इवन पावर बीआई पे सपोज कोई फिल्टर अप्लाइड है वगैरह, तो यहाँ पे नंबर अलग दिख सकता है लेकिन सीक्वल में कुछ अलग दिखा रहा है, सो वाई? राइट, ग्रेट। सो वी गॉट ओवरऑल आइडिया व्हाट विल बी द जॉब रोल एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट, अगर आप ये कर दे तो गीतांजलि अभी मुझे आप ये बताइए, क्योंकि जो कि हमारा पॉडकास्ट मोस्टली फ्रेशर्स सुनते हैं, तो फ्रेशर्स क्या मिस्टेक करते हैं जॉब अप्लाई करने के पहले, इवन स्किल सीखते समय भी? तो आपने मिस्टेक्स किए, उसके बारे में आपको ज़्यादा पता रहेगा, तो वो बताइए ताकि फ्रेशर्स वो अवॉइड करें। तो फ्रेशर्स मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं कि एंडलेसली ट्यूटोरियल्स देखना, ट्यूटोरियल्स के लूप में फंस जाना और प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पे काम ना करना। सेकंड होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर करना। मैं कहूँगी लाइक मुझे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है वो ओनली बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज आप बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, आप स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना, ये आपका डे टू डे टास्क होता है। ये हो गया। फिर थर्ड चीज़, रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्राफ्ट करना। और एक आपने कहा था कि प्रोफाइल कंटिन्यू अपडेट नहीं रखना। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना एंड कंटिन्यूसली अपना काम शोकेस करना। सो ये कॉमन मिस्टेक मीन्स लोग इग्नोर कर देते हैं। इवन फ्रेशर्स को फोकस करना चाहिए नेटवर्किंग पे, क्योंकि आप पोर्टल से ही जॉब क्रैक कर सकते हो या इंटरव्यू कॉल ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आप कोल्ड ईमेल रेफरल, इनसे भी आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब हंटिंग जर्नी। तो आपको एक शिकारी बनना ही है उसके लिए, और वो आपने बता दिया। राइट, दैट्स इट, थैंक यू। सो अब बढ़ते सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ, जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसी के लिए तो हम जॉब करते हैं। और वो है कि भी एवरेज सैलरी इंडिया में क्या मिल सकती है अगर मैं जूनियर डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, मैं टूल सीखूंगा और मैं जॉब क्रैक करूंगा, तो मुझे क्या पैकेज मिल सकता है? सो जूनियर डेटा एनालिस्ट के लिए इंडिया में मिड साइज कंपनी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 6 LPA। इवन आपके लिए स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपका बाय गॉड्स ग्रेस अगर MNC वगैरह इस कंपनीज में इंटरव्यू अलाइन हो गया तो वहाँ पे 6 to 12 LPA तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। एंड वन मोर क्वेश्चन कि एक स्ट्रक्चर अगर किसी को कोर्स मिलता है तो वो सीखना अच्छा है या सेल्फ लर्निंग अच्छा है? क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चर वाइज कोर्स कहीं पे मिल रहा है एंड इफ़ इट इज़ नॉट कॉस्टली दैट मच, लाइक आज मार्केट में जो चल रहा है, तो वो स्ट्रक्चर से सीखना ज़रूरी है या फिर एक यूट्यूब से सीख सकते हैं आप? दोनों में कंपैरिजन आप बता सकते हैं कुछ? ये लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एक्चुअली। कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना, मेंटोर्स के साथ पढ़ना, ये ज़्यादा उनके मतलब समझ में अच्छा आता है और लाइक ये तरीका उनके लिए बेस्ट होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सेल्फ लर्निंग, अगर आप खुद डिसिप्लिन रह सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो इंटरनेट पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो खुद से भी क्रैक हो सकता है। खुद से भी क्रैक हो सकता है, बस आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप Yes. AI है, यूट्यूब है, बहुत सारे कंटेंट है जहाँ से सीख सकते हैं, और हमने भी बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे रखे तो वहाँ से भी लोग सीख सकते हैं। एक और सवाल कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसको कौन से स्टेप बाय स्टेप स्किल फोकस करने चाहिए डेटा एनालिस्ट जॉब लेने के लिए? तो 2026 में फ्रेशर्स के लिए SQL, पावर BI, पाइथन, एक्सेल ये टूल्स तो मैंडेटरी एंड नॉन निगोशिएबल है। बट आज के लाइक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिकॉज ऑफ AI एज वेल, तो आपको इतना ही स्किल आता है तो आप जॉब क्रैक कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ अब कंपटीशन इन चीज़ों पे है कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है और डोमेन नॉलेज कितना अच्छा है। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल कैंडिडेट से जॉब रेडी कैंडिडेट में लाइक ये डिफरेंस क्रिएट करती है।
ओके ग्रेट। सो नाउ एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, उसके बाद हम आगे सजेशंस की तरफ बढ़ेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। बट एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा अभी कि कैसा लग रहा है आपको डेटा एनालिस्ट जॉब करके, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि डेटा एनालिस्ट जॉब इज़ नॉट ईजी वगैरह ऐसा टाइटल डालते हैं यूट्यूब पे। तो आपसे जानना चाहेंगे हम कि कैसा लग रहा है आपको एक छोटे से शहर से आकर एक बड़ी कंपनी में भी इंटरनेशनल लेवल पे जॉब कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स आप ऐसे टीम में ज्वाइन कर रहे होंगे या ऐसे टीममेट्स आपके रहेंगे जहाँ पे अलग अलग बड़े सिटी से वो पढ़े होंगे, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? तो ये काफ़ी प्रिविलेज फील होता है कि इवन छोटे से शहर से आके एक इंटरनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट काम करना, क्योंकि कभी ये सपना मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअली। जस्ट स्टार्ट किया था पढ़ना एंड सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी Yes. आपको मिली है इसके ज़रिए, राइट? यस। ओके ग्रेट। एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क यू कंसिस्टेंटली स्टे लर्निंग, लाइक कि वी आर एक करना ही है। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट हियर इट इज़ यू फोकस ऑन योर स्किल एंड आज वो आपके लिए स्पेशली एक कन्वर्ट हो चुके हैं एक मोनेटाइजेशन मतलब आप कर दिया है उस टूल्स के ज़रिए आपने, और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएगी ऐसी। सो एक लास्ट मैसेज आप जो एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट है उनको क्या देना चाहेंगे कि वी आर अपने जो लर्निंग जर्नी है उसको किस तरह से स्टिक रहना है, और क्या एक मैसेज आप उनको देना चाहोगे वो आप बता सकते हैं? तो मैं सारे फ्रेशर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। मैटर ये करता है कि आप अपने स्किल्स में कितने अच्छे हो। एंड रही बात सीखने की, तो वो डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो। एंड मैं फाइनल रिकमेंडेशन ये होगा, आप जो भी स्किल्स पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ट्राई टू शो इट ऑन लिंक्डइन, गिटहब। अगर आप जब तक दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। सो आपके स्किल को शोकेस करना है, और बाकी की सारी बातें तो एंटायर पॉडकास्ट ने गीतांजलि ने बताई, और इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके ट्रैवल जर्नी में बताओ तो पहले तो अपने गांव से पुणे आए, पुणे से मुंबई आए हमारे साथ पॉडकास्ट शूट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आपने ये टाइम देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपकी जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही में आपके कुछ रिकमेंडेशन है हमें तो बताना, और गीतांजलि के लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे। वो भी बहुत सारे डेटा एनालिस्ट रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, उनका रियल एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप लिंक्डइन पे उनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।